इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। फ्रेंड्स, आज से हमारे पास सीएपीएफ एग्जाम में सिर्फ 100 डेज बचे हुए हैं। ये 100 दिन आपको सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है कि इन 100 दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे लेकर चलनी है, क्योंकि ये 100 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बेशक आपने पूरे साल कितनी भी मेहनत की है, बट ये जो फाइनल 100 डेज हैं ये एक्चुअल में डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे कि आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है या नहीं है। तो इन 100 दिनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आखिरकार स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क जो आप जनरली मेरे द्वारा सुनते होंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। और ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि आप इन 100 दिनों में स्मार्ट वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, हार्ड वर्क आप और आपके अलावा बहुत लोग कर रहे हैं। आप नोटिस करेंगे इस सीएपीएफ के फील्ड में अराउंड 3 लाख स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को भरते हैं, बट सीरियस कैंडिडेट्स कितने हैं? सिर्फ 50,000। और उन 50,000 में से भी सिलेक्शन कितनों का हो रहा है? सिर्फ 300 और 400। कारण क्या है? कारण ये है कि सभी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पर ही फोकस कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने हार्ड वर्क को लेकर कि वो कभी इस चीज़ पर नोटिस ही नहीं कर रहे कि वो मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, देकर आपने पेपर को साइड किया, पर कभी भी उस पेपर को उठाकर ये नहीं सोचा कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। आखिर यूपीएससी कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, पर हम ये सब ना देखते हुए सभी सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। साइंस को भी उतना ही टाइम, पॉलिटी को भी उतना टाइम, ज्योग्राफी को भी उतना टाइम, हिस्ट्री को भी उतना टाइम, सभी में अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। बट क्या हमें सभी सब्जेक्ट पर उतना बराबर एफर्ट देने की ज़रूरत है? तो ये हुआ आपका हार्ड वर्क कि आप मेहनत कर रहे हैं चाहे आपके सामने कोई भी सब्जेक्ट आ गया। बट आप ये नहीं समझ रहे कि यूपीएससी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, उन सब्जेक्ट्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें और ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। तो हमारा स्मार्ट वर्क कहता है कि हमें उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले और बहुत बेहतर ढंग से करना होगा। और कई बार आप नोटिस करेंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जहां पर कम इनपुट के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका साइंस। और उसी तरह से कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जहां पर आप मैक्सिमम इनपुट डालकर भी मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको प्रायोरिटी किस तरफ देनी होगी। इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच के डिफरेंस को समझ के हम लोगों ने हमारी जो 100 डेज की स्ट्रेटेजी है उसे बहुत ही साइंटिफिकली प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और जो आपने थंबनेल में देखा 100 डेज में कट ऑफ क्लियर, ये बिल्कुल सच है कि आप 100 डेज में कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ना कि आप सभी सब्जेक्ट्स को सिलेबस देखकर बराबर टाइम दें। तो इस स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के डिफरेंस को मैं आज समझाने जा रहा हूं, जो आपको इन 100 डेज की स्ट्रेटेजी में बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्मार्ट वर्क के अंडर आता है, मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। ये अब आप ध्यान रखिए, इन 100 डेज में अपनी स्टडी पैटर्न को डिजाइन करने से पहले आप ये 2 पेपर हैं। पहला आपका सीएपीएफ 2022 का पेपर एंड सीडीएस 1 2023 का पेपर। ये 2 पेपर हैं जिन्हें आपको अपनी प्रिपरेशन 100 डेज की जो प्लानिंग है उसे शुरू करने से पहले इन्हें लगाना होगा। सीएपीएफ 2022 का पेपर लगाने का रीजन ये है ताकि आपको ये पता लग सके कि लेवल आपके एग्जाम का लास्ट ईयर कहाँ था, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे थे। और सीडीएस 1 2023 को लगाने का रीजन ये है ताकि आपको पता चल सके कि यूपीएससी का 2023 का माइंडसेट किस बेसिस पर काम कर रहा है, यूपीएससी के 2023 के एग्जाम बनाने के तरीके में कितना फर्क आया है। और आप नोटिस करेंगे सीएपीएफ सीडीएस कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न पर काम करते हैं। इनका जीएस का सिलेबस भी सेम है, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी सेम है। तो सभी चीजें एक तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों ही एग्जाम में सिमिलर बेसिस पर वर्क करती हैं। कभी कभी सीडीएस के क्वेश्चन सीएपीएफ में और सीएपीएफ के क्वेश्चन सीडीएस में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपकी स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में सबसे पहला काम आपका होगा इन 2 पेपरों को आपको जाकर लगाना है। और जो इनका एनालिसिस है वो मैंने ऑलरेडी हमारे अचीव सीएपीएफ सीडीएस के यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रखा है।
तो आप इन पेपरों को लगाने के बाद उस एनालिसिस को जरूर देखें, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि क्वेश्चन पेपर जो आपका सेट हो रहा है वो कौन सी एनसीईआरटी से और उन एनसीईआरटी में किस टॉपिक से बनाया जा रहा है। तो जब आप इन पेपरों को लगाएंगे तो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, क्या लर्निंग है जो आपको इन पेपरों से मिलेगी। सीएपीएफ 2022 और सीडीएस 1 2023, इन पेपरों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सीएपीएफ 2023 क्रैक करना है, क्योंकि इन दो पेपरों में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग देखने को मिलेगी। वो क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि कौन से सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देनी होगी। फ्रेंड्स, आप नोटिस करेंगे इन दोनों एग्ज़ाम में 2022 सीएपीएफ और 2023 सीडीएस, दोनों ही एग्ज़ाम में आपका साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये 30 क्वेश्चन ऐसे थे कि डायरेक्ट आपको आपकी 9th और 10th की एनसीईआरटी में ये देखने को मिलेंगे। तो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट होना चाहिए वो साइंस होना चाहिए। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचकर चल रहा है कि वो साइंस प्रिपेयर नहीं करना चाहता, कि मुझे साइंस समझ में नहीं आती, मैं किसी और सब्जेक्ट को पढ़कर चला जाऊंगा, तो यार शायद आज आपको ये चीज़ बुरी लगे, बट मैं ये आपको क्लियरली आज ही कह देना चाहता हूं कि भाई, बिना साइंस के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये क्लियरली मेरी बात कहीं लिख लीजिएगा कि बिना साइंस के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, समझिएगा। अब आपके पेपर का लेवल धीरे धीरे अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। आप नोटिस करेंगे कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पहले क्वेश्चंस बहुत इजी आया करते थे, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, हिस्ट्री, बट अब आप नोटिस करेंगे कि वो सब्जेक्ट अब धीरे धीरे अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। ये कहना मुश्किल हो गया है कि क्वेश्चन जिस सोर्स से पहले आते थे अब उन्हीं सोर्स से आ रहे हैं। बट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा प्रिडिक्ट आप यहां पर क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप नोटिस करेंगे आपके जो ये 30 क्वेश्चन हैं वो आज भी सिर्फ 2 ही एनसीईआरटी से आ रहे हैं। चाहे आप सीएपीएफ 2022 का पेपर देख लें, चाहे रीसेंट सीडीएस 1 2023 का पेपर देख लें। और ये थंबनेल है हमारी बनाई गई 2 वीडियो की, जहां पर सीएपीएफ में आए हुए और सीडीएस में आए हुए साइंस के एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको आपकी एनसीईआरटी से दिखाया है। तो ये आप जरूर देख लें, ताकि आपको भी ये यकीन हो जाए कि आपका जो पेपर आ रहा है वो सिर्फ 2 एनसीईआरटी से आ रहा है। और इन एनालिसिस को देखने के बाद आप उन एरियाज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें जहां से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि चांसेस यही है जिस तरीके से क्वेश्चन इन एग्जाम में देखने को मिले हैं वैसे ही आगे फ्यूचर में उन्हीं एरिया से पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका साइंस सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी ये 2 बुक्स है 9th और 10th, ये आपको सबसे पहले करनी है और इस तरीके से रट लेनी है कि चाहे कोई एक्टिविटी हो, चाहे कोई आपकी बुक में कोई इंपॉर्टेंट बॉक्स हो, आपको सब कुछ तैयार करना है। रीजन, क्योंकि आप सीडीएस 1 2023 का एनालिसिस देखेंगे, साइंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी या तो एक्टिविटी से पूछे गए थे या फिर किसी ना किसी बॉक्स से पूछे गए थे। तो इस चीज पर भी ज्यादा ध्यान दें। ये 2 एनसीईआरटी हैं, इन्हें बहुत अच्छे से करें। अब मैं 6th से लेकर 10th इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की सभी एनसीईआरटी को तैयार करें। तो आप सिर्फ इन 2 एनसीईआरटी को तैयार करें और बहुत ही थॉरोली तैयार करें, क्योंकि आपका जो एक एक क्वेश्चन साइंस का है वो यहीं से आने वाला है। और ये मेक श्योर जरूर करें कि अगर क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस से, तो आपके मिनिमम 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट की प्रायोरिटी रही। अब दूसरा सब्जेक्ट समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, अचीव सीएपीएफ मंडे से यानी कि 1 मई से साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने जा रहा है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमने टारगेट किया है कि इन 100 डेज में हमें कट ऑफ पार करनी है, और उसके लिए हम लोग हमारे ओपन टेलीग्राम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाने वाले हैं। ये काम हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर भी किया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले साइंस की, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने साइंस को वोट किया है, तो हम लोग यहाँ साइंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एक क्रोनोलॉजिकली आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो भी विद एनालिसिस। मतलब कि वो जो क्वेश्चन है आपका जो प्रीवियसली पूछा गया है
वो आपके एनसीईआरटी के किस चैप्टर से, उस चैप्टर के किस पेज नंबर से पूछा गया है, ताकि आप उस एरिया को और भी अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि यूपीएससी का ये सिंपल तरीका है, उन्होंने जहां से प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे हैं वो उसी एरियाज के आसपास से क्वेश्चन बनाती है। तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ को ज्वाइन कर लें। ये इनिशिएटिव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हम लोग मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी आप टेलीग्राम पर जाकर अचीव सीएपीएफ सर्च करें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। चलिए हम अब आगे चलते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में सब्जेक्ट होना चाहिए वो है ज्योग्राफी। पहला हमने समझ लिया साइंस, और साइंस होना चाहिए क्यों, वो भी मैं आपको सब समझा चुका हूं। अब होना चाहिए ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में भी आप सीएपीएफ एसी 2022 का हमारा एनालिसिस एक बार देखेंगे, और सीडीएस 2023 का भी एनालिसिस प्रिपेयर किया जा चुका है, आप उसे भी नोटिस करेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यूपीएससी का कहीं ना कहीं इंडिया के मैप पर फोकस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। तो इन दो एनालिसिस को देखने के बाद आपको अपनी ज्योग्राफी में इंडिया के मैप पर बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे आपके ज्योग्राफी में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली इंडिया के मैप पर बेस्ड होते हैं। तो साइंस के बाद अगर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां पर आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो है ज्योग्राफी। और आपको अगर ज्योग्राफी में भी क्या पढ़ना है, अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको ज्योग्राफी की ये जो 2 बुक्स हैं इनको थॉरोली रट लेना है। फर्स्ट आपकी ये 9th क्लास की कंटेम्प्ररी इंडिया 1 एंड सेकेंड आपकी फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप नोटिस करेंगे सीएपीएफ 2022 में कंटेम्प्ररी इंडिया से आपके आने वाले 18 ज्योग्राफी के क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट इस बुक से देखने को मिले हैं। तो आपको ये बुक एंड ये बुक, इन दोनों को अच्छे से रट लेना है। 11th क्लास में आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट भी है। ये बुक और ये बुक दोनों ही सेम है। अगर आप इनके इंडेक्स को चेक करेंगे तो आप इन दोनों को कंबाइंड करके पैरेलली पढ़ेंगे। और ये जो बुक्स हैं ऊपर आप देख रहे हैं, इन्हें आप एक एक दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और 10th और 12th में दी गई बुक्स के आपको सभी चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिन्हें यूपीएससी बार बार पूछती है, तो आपको सिर्फ उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है। और इसका जो एनालिसिस है वो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसे आपको ज्योग्राफी को तैयार करने से पहले देख लेना चाहिए। तो सेकंड सब्जेक्ट आपका प्रायोरिटी लिस्ट में ज्योग्राफी होना चाहिए। और अगर 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं तो आपका टारगेट मिनिमम 15 क्वेश्चन सही करने का होना चाहिए ज्योग्राफी में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। अब देखिए, हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना मैथ्स तैयार नहीं किया होगा, बट मैं आप सभी को बता दूं, मैथ्स आपका गेम चेंजर सब्जेक्ट है। बिल्कुल गेम चेंजर सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने मैथ्स तैयार किया है तो आपको इसका पेपर में बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है। रीजन क्या है ऐसा? देखिए, मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में भी बताई कि आपका जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। आप नहीं कह सकते कि हिस्ट्री में क्या पूछा जाने वाला है, आप नहीं कह सकते कि पॉलिटी में क्या पूछा जाने वाला है, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर अभी भी टॉपिक्स प्रिडिक्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल साइंस, जिसे हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में 1st नंबर पर रखा है, जैसे कि ज्योग्राफी, जिसे हमने हमारी लिस्ट में 2nd नंबर पर रखा है, और इसके बाद आता है आपका मैथ्स। इसीलिए हमने इसे हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के 3rd नंबर पर रखा है, मैथ्स। तो मैथ्स को आपको जरूर तैयार रखना है, और मैथ्स करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो मैंने इस वीडियो में आपको बता रखी है। आप प्लीज इस वीडियो को जाकर एक बार देखें और समझें कि मैथ्स को हमें तैयार कैसे करना है और आखिर क्यों करना है। तो वो सब चीजें यहां पर मैंने डिस्क्राइब कर रखी हैं, बट मैं ये आपको बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए गेम चेंजर सब्जेक्ट है। प्लीज मैथ्स को इग्नोर ना करें। आप समझिए, आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, इकोनॉमी भी नहीं संभल पा रहा है, बट मैथ्स अभी भी 15 क्वेश्चंस वैसे ही के वैसे ही पूछे जा रहे हैं जो लास्ट ईयर आपने देखे होंगे। वही सेम टॉपिक, वही सेम पैटर्न, बस लैंग्वेज बदल दिया जा रहा है। इसीलिए मैथ्स को आप पॉलिटी और हिस्ट्री से भी ज्यादा फोकस दें, क्योंकि यहां जो 15 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि इन 15 क्वेश्चनों में से आप इजीली 12 to 13 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। तो यही कारण है मेरा मैथ्स को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने का। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट को समझते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटी। अब देखिए, इसको मैथ्स के बाद इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिक्रीज हो रहे हैं, और दूसरी चीज, पॉलिटी धीरे धीरे आपके हाथ से निकल रही है। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे ये सीएपीएफ 2022 का एनालिसिस है, ये सीडीएस 2023 का एनालिसिस है पॉलिटी का।
जिसके वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे सीएपीएफ सीडीएस दोनों जगह पॉलिटी के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। क्वेश्चंस थोड़े से अजीबोगरीब पूछे जा रहे हैं, जिन्हें किसी सोर्स से, किसी बुक से पता लगाना या फिर ये कह देना कि वो लक्ष्मीकांत की बुक से आए थे, ये अब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पॉलिटी को मैंने 4th नंबर पर रखा है। हाँ, क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से पूछे जा रहे हैं, बट जितना पहले क्वेश्चन ज्यादा आते थे और जितने क्वेश्चन ज्यादा आपकी लक्ष्मीकांत से पूछे जाते थे, उतने अब नहीं पूछे जा रहे हैं। और ये जितने भी एनालिसिस आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले ये एनालिसिस को जरूर देख लें और ये समझ लें कि आपको किस सब्जेक्ट्स को कितनी प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की 800 पेजेस की बुक्स को पढ़ने के बाद आप इन 11 से 15 क्वेश्चंस में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पॉलिटी के जो लेवल है वो अब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। बट वहीं आप जब मैथ्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगर आपको पता है, जिन पर आपने काम किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रखे हैं, तो इन 15 क्वेश्चंस में से आप 12 से 13 क्वेश्चंस करने के लिए कैपेबल हैं। इसीलिए मैंने कहा पॉलिटी से या हिस्ट्री से पहले आपको मैथ्स करना होगा, और ये एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है। जिस भी स्टूडेंट ने इस बात को समझ लिया, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, वो एग्जाम के दिन रॉक करेगा। तो अब हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट को समझते हैं। इसके बाद आता है आपका हिस्ट्री। अब इसे आप पॉलिटी के बाद रखेंगे। हिस्ट्री, यहां पर भी आप नोटिस करेंगे, मैंने सीडीएस 2023 का भी एनालिसिस दिया है, वहां पर भी आप देखेंगे हिस्ट्री भी अपने अनप्रिडिक्टेबल लाइन पर ही पूछी जा रही है। पहले भी यही ट्रेंड था, आज भी यही ट्रेंड है। तो इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि आप कुछ पढ़कर गए और वहां से 90% क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसा हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलता। बट फिर भी मैं आपको 2 सोर्स सजेस्ट करूंगा। एक आपका थीम्स, ये थीम्स आप जरूर तैयार रखें, क्योंकि चाहे क्वेश्चंस कितने भी अनप्रिडिक्टेबल आ रहे हो, बट 50% जो क्वेश्चन है वो अभी भी आपकी इन थीम्स की एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ल्यूसेंट प्लस स्पेक्ट्रम की ये दोनों बुक्स को कंबाइंड करके पढ़ेंगे, क्योंकि आप नोटिस करेंगे सीडीएस में फिर से स्पेक्ट्रम पर ज्यादा फोकस दिया गया, जबकि सीएपीएफ 2022 में स्पेक्ट्रम का रोल बहुत कम था। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आपको ल्यूसेंट और स्पेक्ट्रम दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। और वहीं आपको जो थीम्स की 3 बुक हैं, इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि 50% क्वेश्चन आज भी थीम से ही पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री को इस तरीके से, इस प्रायोरिटी बेसिस पर आप रेडी करेंगे। उसके बाद है हमारा करंट अफेयर। अब देखिए, करंट अफेयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो आपके हर सब्जेक्ट के साथ पैरेलली चलना चाहिए, और ये आपके मैथ्स के बाद आने वाला दूसरा गेम चेंजर टॉपिक है। अब ये करंट अफेयर भी गेम चेंजर टॉपिक कैसे है, समझिए। साइंस सब पढ़ रहे हैं, पॉलिटी सब पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी सब पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी सब पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री सब पढ़ रहे हैं, बट करंट अफेयर ऐसी चीज है जो कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। अब कोई पढ़ रहा है तो कोई किसी सोर्स से पढ़ रहा है, तो कोई किसी अदर सोर्स से पढ़ रहा है, तो सबके सोर्स अलग अलग हैं और किसी को नहीं पता कि किसके सोर्स से क्या आने वाला है। तो ये करंट अफेयर इसलिए गेम चेंजर है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि करंट अफेयर कल कहां से पूछा जाने वाला है। बट मैं अगर फिर भी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करूं, सीएपीएफ 2022 का पूरा एनालिसिस मैंने इस वीडियो में दे रखा है, डायरेक्ट सोर्स बताया है कि करंट अफेयर कहां से पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ न्यूज़पेपर आपका एकमात्र सोर्स होना चाहिए। आप किसी की मैगजीन कुछ भी ना फॉलो करें, सिर्फ न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को जरूर फॉलो करें, वहीं से आपका करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए न्यूज़पेपर को मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल स्किप ना करें। ये 1 घंटे की वीडियो है जिसमें मैंने एक करंट अफेयर का सोर्स आपको डायरेक्ट आपके न्यूज़पेपर में दिखाया है। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी डेली 5 क्वेश्चन जो हम न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में आपके हर महीने के टॉप 100 करंट अफेयर जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, वो हम आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। और आप नोटिस करेंगे हमारे प्रोवाइड किए गए इन करंट अफेयर से 80% क्वेश्चन CDS 1 2023 में देखने को मिले हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो करंट अफेयर CAPF 2023 में आने वाला है वो भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोवाइड किए हुए करंट अफेयर से पूछा जाने वाला है। और ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, कारण कि मैंने 2022 का एनालिसिस किया, मैंने देखा कि न्यूज़पेपर से सारा करंट अफेयर आपका प्रिपेयर किया गया 2022 में, और उसी बेसिस पर 2023 की प्रिपरेशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं और हमारा कोई भी सोर्स नहीं है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर की प्रायोरिटी को भी समझें। तो ये आपका करंट अफेयर हुआ।
उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को देखिए सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सबसे कम आते हैं। दूसरी चीज़, जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से आधे क्वेश्चंस का सोर्स नहीं पता है, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप इस बुक को जरूर रेडी रखें, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेजरली जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। और जो 50% क्वेश्चन आपके इकोनॉमी में रहते हैं वो कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, यानी कि आपके न्यूज़पेपर में जो करंट में इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वहां से बनकर आते हैं। तो आपके अगर न्यूज़पेपर पर या न्यूज़ में आने वाली सभी इकोनॉमिक्स टर्म पर कमांड है तो कहीं ना कहीं आपके कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमी में वहीं से कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए इकोनॉमी को हमने सबसे लास्ट में रखा है, जो कि काफ़ी फेयर है अपने सोर्स और अपने क्वेश्चंस के मामले में। तो ये आपका इकोनॉमी रहा। तो इस तरीके से हमने पेपर 1 का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया कि आपको प्रायोरिटी में किसे रखना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए। देखिए सारा खेल इन 100 दिनों में आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क का होगा। फिर मैं वही कहूँगा कि पढ़े सब जा रहे हैं, बट कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं कर रहा है कि प्रीवियसली क्वेश्चंस कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और उस टॉपिक में भी कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आप इन 100 दिनों में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए अपने आप को स्पेसिफिक रखिए, इंपॉर्टेंट सोर्स को पढ़िए और समझिए कि आपको पहले क्या पढ़ना है और क्या आप छोड़ देंगे तो भी आपका काम चल सकता है। तो ये आपकी सारी पेपर 1 की बात रही। अब पेपर 2 की बात करें तो देखिए पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, आपकी आंसर राइटिंग और दूसरा आपका कंटेंट रिवीजन। यानी कि इन 100 दिनों में आपने अपने आंसर राइटिंग की जितनी प्रैक्टिस की और आपने जो कंटेंट प्रिपेयर किया उसको जितना रिवाइज किया, इस पर आपका पेपर 2 पूरा डिपेंड करेगा। क्योंकि एक बात समझिए, सिर्फ कंटेंट होने से या फिर सिर्फ राइटिंग करने से काम पेपर 2 में नहीं बनेगा। आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, बट वो कंटेंट अगर आपको याद ही नहीं है, अगर आपने उसे रिवाइज ही नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं है। और आपको सिर्फ लिखना ही आता है बट आपके पास कोई अच्छा कंटेंट नहीं है डिलीवर करने के लिए तो भी बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ रख के आपको पेपर 2 का इन 100 दिनों में तैयारी करनी होगी, यानी कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी और कंटेंट का रिवीजन भी करना होगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करूं तो कहीं ना कहीं वीकली आप 1 मिनिमम या 2 मैक्सिमम टेस्ट जरूर लिखें और डेली छोटे मोटे एसेज, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट तो ये तो आप डेली लिखते ही रहें, बट वीकली कहीं ना कहीं आप एक पूरा फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश अभी से करें। और अच्छा रहेगा कि जो टाइम पीरियड आपको मेंशन रहता है आपके एग्जाम में, उसी टाइम फ्रेम में आप जाकर अपने टेस्ट को लिखने की कोशिश करें। तो ये आपका पेपर 2 का इंपॉर्टेंट चीज़ रहा। ओके, तो कंटेंट से रिलेटेड अगर किसी के पास भी कंटेंट की कमी है या फिर उसे कंटेंट चाहिए तो अचीव सीएपीएफ भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता है। ये एक्चुअली 12 थीम्स हैं, इंपॉर्टेंट थीम जो आपके सिलेबस में मेंशन है। इन इंपॉर्टेंट थीम्स पर आपको वीडियो लेक्चर, आपको पीडीएफ और न्यूज़पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डाटा, केस स्टडीज, उसके साथ साथ पेपर 2 की मैगजीन, ये सब हम आपको पेपर 2 के कंटेंट में इन थीम्स के अलावा प्रोवाइड कराते हैं। तो आप कंटेंट को यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी अचीव सीएपीएफ प्लेटफॉर्म पर खरीद सकते हैं। तो आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें आप कॉम्बो ऑफर में भी ले सकते हैं और अगर आपको दोनों अलग अलग चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये आपका पेपर 2 से रिलेटेड चीज़ें रही। तो अब हमारी वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि इन 100 डेज में आपका स्मार्ट वर्क में क्या होना चाहिए। सबसे पहला आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जो कि आपको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा टेलीग्राम अचीव सीएपीएफ ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि मंडे से हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद एक टेस्ट सीरीज पेपर 1 की और चाहे पेपर 2 की, दोनों की टेस्ट सीरीज लगानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप समझिए, आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की, और वो टाइम मैनेजमेंट आपको ये टेस्ट सीरीज से ही सीखने को मिलेगा। तो तीसरी चीज़ आपकी ये है। और चौथी चीज़ रहेगी आपकी पेपर 2, जिसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अब ये तो रहा स्मार्ट वर्क वाले बच्चे जो स्मार्ट वर्क को इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एक्चुअली हार्ड वर्क वालों की प्रॉब्लम क्या रहती है। ये स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये सिर्फ स्टडी करते हैं ब्लाइंडली, कुछ भी उठाएंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। हार्ड वर्किंग होते हैं नो डाउट, बट इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि प्रायोरिटी किसे रखनी है, कौन सी बुक है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस एरिया से क्या चीज़ पूछा जा रहा है।
इन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन्हें फ़र्क पड़ता है तो बस एक चीज़ से कि पढ़ाई होनी चाहिए, अब वो चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको, इस तरीके से ब्लाइंडली स्टडी नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। और दूसरी चीज़ ये गलती करते हैं कि ये कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करेंगे। थर्ड चीज़, कभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे। फोर्थ सबसे बड़ी मिस्टेक, पेपर 1 में आप कैसे भी करके बहुत अच्छा मार्क्स लिया है, पेपर 2 इग्नोर कर दिया, जिसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर पेपर 2 नहीं निकला तो पेपर 1 में भी इतनी मेहनत करने का तो कोई फायदा नहीं निकला ना। तो आप इस चीज को समझिए कि आपको हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं बनना है, आपको स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट वर्क किस तरीके से होता है वो मैंने आपको सभी को समझा दिया है। तो इन 100 दिनों में प्लीज 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 ध्यान रखें, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें। यही एकमात्र तरीका है जो इतने कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, आपको सिलेक्शन में आपकी बहुत बड़ी मेजर हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपको ये बात समझ में आई होगी कि आगे आने वाले 100 डेज में आपको प्रिपरेशन कैसे लेकर चलनी है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन लेना है इस बार किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में। अचीव CAPF आपके साथ हमेशा खड़ा है। थैंक यू एंड जय हिंद।